जब भी दुनिया के महान साम्राज्यों की बात होती है तो अक्सर जहन में रोम या फारस का नाम आता है। लेकिन सोचिए, उनसे भी पहले भारत की धरती पर एक ऐसी शक्ति थी जिसने पहली बार इस पूरे विशाल उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोया था। जी हाँ, आज हम उसी मौर्य साम्राज्य की शानदार और उतनी ही पेचीदा कहानी में उतरने वाले हैं। तो सबसे पहले जरा इसके आकार को समझते हैं। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। ये एक ऐसी जबरदस्त राजनीतिक ताकत थी जिसकी सरहदें, सोचिए, आज के अफगानिस्तान के पहाड़ों से शुरू होकर दक्षिण भारत के पठारों तक फैली हुई थी। अपने जमाने की एक असली सुपर पावर। कितना बड़ा? करीब करीब 50 लाख वर्ग किलोमीटर। जरा इस आंकड़े को सोचिए। इतना विशाल था ये साम्राज्य अपने पीक पर। पर यहाँ दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला, आखिर इतनी बड़ी ताकत बनी कैसे? और दूसरा, अगर ये इतनी ही ताकतवर थी तो हमेशा के लिए टिकी क्यों नहीं? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मौर्यों के आने से ठीक पहले भारत की राजनीतिक हालत क्या थी? देखिए, उस वक्त ये जमीन एक तरह से बिखरे हुए राज्यों का एक जाल थी और इन सब पर एक दमनकारी वंश का राज था। माहौल, कह सकते हैं, बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार था। तो प्रॉब्लम क्या थी? मगध पर राज था नंद वंश का और उनका राजा धनानंद। वो अपनी जालिम नीतियों के लिए कुख्यात था। नतीजा, लोग उससे बुरी तरह नाखुश थे। हर तरफ एक तरह का असंतोष फैला हुआ था। और कहते हैं ना कि जब हालात बहुत बिगड़ जाते हैं तभी हीरो सामने आते हैं। तो इसी असंतोष की आग से दो ऐसे किरदार उभरे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। एक तरफ थे एक नौजवान जोशीले योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी तरफ थे उनके गुरु, उनके मेंटोर, इतिहास के शायद सबसे शातिर दिमागों में से एक, चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और फिर आया वो पल, 322 ईसा पूर्व। चाणक्य का दिमाग और चंद्रगुप्त की तलवार, जब ये दोनों मिले तो उन्होंने इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने सीधा मगध पर हमला किया, धनानंद को गद्दी से उखाड़ फेंका और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर एक नए दौर की शुरुआत की। ये था मौर्य साम्राज्य का आगाज। लेकिन देखिए, साम्राज्य बना लेना एक बात है और उसे टिकाए रखना बिल्कुल दूसरी। चंद्रगुप्त को इससे बाहरी खतरों से भी महफूज रखना था। और सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी चुनौती बनकर तब सामने आया जब सिकंदर का एक पुराना जनरल सेल्यूकस निकेटर भारत पर चढ़ाई करने आ गया। अब इस जंग का जो नतीजा निकला वो बड़ा मजेदार था। एक यूनानी इतिहासकार हैं स्ट्रैबो, वो बताते हैं कि आखिर में एक समझौता हुआ और इस समझौते में साफ तौर पर मौर्यों का हाथ ऊपर था। चंद्रगुप्त को बदले में आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका मिला। मतलब साम्राज्य की सरहदें अब और भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित हो गईं। और सेल्यूकस को इसके बदले में क्या मिला? 500 जंगी हाथी। अब उस जमाने में ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री एसेट मानी जाती थी। ये दिखाता है कि मौर्यों की ताकत किस लेवल की थी। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना फैला हुआ साम्राज्य जिसमें तरह तरह के लोग थे, आखिर इसे चलाया कैसे जाता था? क्या था इनकी कामयाबी का राज? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पुरानी किताब में, और वो किताब थी अर्थशास्त्र। इसे लिखा था खुद चाणक्य ने। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये मौर्य प्रशासन का ब्लूप्रिंट था, उनका सोर्स कोड था। इसमें राज काज चलाने की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात लिखी हुई थी। और इस पूरी किताब की जो नींव थी वो था सप्तांग सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि एक राज्य जो है वो 7 जरूरी अंगों से मिलकर बनता है, बिल्कुल हमारे शरीर की तरह। और इन 7 अंगों के बीचों बीच यानी सेंटर में होता है राजा। तो ये 7 अंग कौन कौन से थे? सबसे पहले स्वामी यानी राजा, जो कि सत्ता का केंद्र था। फिर आते हैं अमात्य यानी उसके मंत्री। फिर जनपद यानी जमीन और उस पर रहने वाले लोग। फिर दुर्ग यानी किले जो सुरक्षा देते हैं। कोष यानी खजाना। दंड यानी सेना और न्याय व्यवस्था। और आखिर में मित्र यानी सहयोगी राज्य। ये सब मिलकर एक परफेक्ट मशीन की तरह काम करते थे। और ये थ्योरी सिर्फ किताबों में नहीं थी, इसे असल में लागू किया गया था। मौर्य प्रशासन एक बहुत बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी पर टिका था। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी और रोज के कामकाज को संभालने के लिए ढेरों डिपार्टमेंट्स थे जिनके हेड को अध्यक्ष कहा जाता था। और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कितना डिटेल्ड था, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। खेतीबाड़ी के लिए अलग अध्यक्ष था, सीताध्यक्ष। व्यापार के लिए पणी अध्यक्ष।
अरे यहाँ तक के नावों और बंदरगाहों को मैनेज करने के लिए भी अलग सुपरिंटेंडेंट थे। मतलब जिंदगी के लगभग हर पहलू पर सरकार का एक सिस्टमैटिक कंट्रोल था। ठीक है, तो ये तो हुई सरकार और प्रशासन की बात। अब जरा आम लोगों की जिंदगी में झांकते हैं। कैसा था मौर्य समाज, और उस समाज में औरतों का क्या मुकाम था? देखिए, मौर्य समाज में महिलाओं की हालत को लेकर कोई एक जवाब नहीं है। ये बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता था कि वो किस क्लास से आती हैं। जो ऊंचे तबके की औरतें थीं, उन्हें पढ़ने लिखने की आज़ादी थी, वो राजनीति में भी हिस्सा ले सकती थीं, यहाँ तक कि जासूस और सैनिक भी बन सकती थीं। लेकिन दूसरी तरफ जो आम औरतें थीं, उनकी जिंदगी ज्यादातर घर गृहस्थी और सामाजिक पाबंदियों के बीच ही सिमटी हुई थी। अब कहानी में एंट्री होती है मौर्य साम्राज्य के सबसे मशहूर और शायद सबसे ताकतवर शासक की। एक ऐसा राजा जिसने इस साम्राज्य का चेहरा ही नहीं बल्कि रूह भी बदल दी, सम्राट अशोक। लेकिन उनकी कहानी एक बहुत गहरे सवाल से शुरू होती है कि जब आपके पास बेहिसाब ताकत हो तो उसकी कीमत क्या होती है। अशोक को इस सवाल का जवाब एक खूनी जंग के मैदान पर मिला। ये साल था 261 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग के राज्य को जीतने के लिए एक बहुत ही भयानक जंग छेड़ी। उस जंग में जो खून खराबा हुआ, जो तबाही मची, उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने भेरी घोष यानी जंग के जरिए जीत की नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनाया धम्म घोष यानी धर्म और अमन के रास्ते पर चलने की नीति को। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी बाकी की जिंदगी अहिंसा और शांति का संदेश फैलाने में लगा। अशोक के इस कदम ने बेशक इतिहास तो बनाया, पर विडंबना देखिए कि यही महान बदलाव कुछ और वजहों के साथ मिलकर धीरे धीरे साम्राज्य के पतन का कारण भी बन गया। तो साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, इसकी कई बड़ी वजहें थीं। पहली, अशोक के बाद जो राजा आए वो इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल नहीं पाए। दूसरी, शांति की नीति पर इतना जोर दिया गया कि सेना को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे सरहदें कमजोर पड़ गईं। और नतीजा, जैसे ही पाटलिपुत्र में सेंट्रल पावर कमजोर हुई, दूर दराज के इलाकों में बगावतें शुरू हो गईं। और फिर आया वो आखिरी दिन 185 ईसा पूर्व। एक पब्लिक मिलिट्री परेड चल रही थी और उसी दौरान आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ का कत्ल कर दिया गया। और कातिल कौन था? उन्हीं का अपना सेनापति पुष्यमित्र शुंग। भारत के पहले महान साम्राज्य का ये बहुत ही नाटकीय और धोखे से भरा अंत। तो मौर्य साम्राज्य की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी विरासत जो हमेशा जिंदा रहे, वो किस चीज से बनती है? जंग जीतकर, तलवार के दम पर, या फिर शांति और धर्म के रास्ते पर चलकर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी पूरी दुनिया ढूंढ रही है।